Good morning, students. How are you? आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 6 हिंदी के वसंत पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 और 10 का रिवीजन करेंगे, जिसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर मैंने आपको रीड आउट करवाया था पीछे। अब उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चैप्टर को आप लोग रीड आउट करेंगे और उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर्स सर्च करेंगे बुक में से और उनका प्रैक्टिस वर्क आप करेंगे। यदि कोई आपका डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, आपको कोई लाइन समझ में नहीं आती है, देन यू कैन आस्क इन डाउट क्लास। तो पहले आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची नामक चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि चिड़िया की बच्ची नामक चैप्टर जो है उसके अंतर्गत क्या रखा गया है, क्या लिखा गया है। चिड़िया की बच्ची नामक पाठ जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि एक तो हमें पक्षियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी जो होते हैं वो स्वतंत्र रह के ही खुश रहना चाहते हैं और हमें प्रकृति की चीज़ों का, पशु पक्षियों से हमारा मन बहलाना चाहिए, हमें उनसे खुशी लेनी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में एक कहानी बताई गई है जिसमें एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है, माधव दास। उसका नाम क्या है? माधव दास, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य से, उसके पास सारे ऐश्वर्य के सारे ठाट बाट हैं आराम के, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं है, उसके जीवन में खुशी नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन उसका परिवार नहीं है, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, नौकर चाकर बहुत हैं, लेकिन वो अपना मन प्रसन्न करना चाहता है, उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। तो एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया की बच्ची जो होती है वो आकर के उसके बगीचे में बैठ जाती है। उसके रंग बिरंगे पंख जो हैं वो उसे माधव दास को बहुत सुंदर लगते हैं और माधव दास अपने बगीचे में उसने एक कोठी बनवा रखी है, बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवा रखा है। उसके पास सामने मशंड वगैरह, चेयर वगैरह डाल रखी है और वहाँ पे वो आराम फरमाता रहता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक चिड़िया की बच्ची आकर के उसके बगीचे में बैठ जाती है और वो अपना मधुर गीत गाती है। उसके जो रंग बिरंगे पंख हैं वो फुदक फुदक के इधर उधर उड़ती है। तो माधव दास को वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उसके मन को एक खुशी महसूस होती है, तो वो उस चिड़िया से बहुत प्रसन्न होता है। अब वो चिड़िया से प्रसन्न होता है तो माधव दास उस चिड़िया से रिक्वेस्ट करता है कि ए भोली चिड़िया, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, तुम मेरे मन को बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए तुम मेरे इस बगीचे में ही रह जाओ और मैं तुम्हें तरह तरह की चीज़ें दूंगा। तुम्हें खाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा और तुम्हारे रहने का जो पिंजरा है वो मैं सोने का बनवा दूंगा। अब चिड़िया कहती है कि मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना, मैं तो सोने के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे सोने से क्या मतलब है, ये सोना क्या चीज़ होती है। अब वो कहता है कि अरे भोली चिड़िया पागल, इस सोने के पीछे तो दुनिया पड़ी हुई है, हर इंसान को धन दौलत पैसा सोना चाहिए, उसके लिए ही तो लोग पागल होके कमाने धमाने लगे हुए हैं और तू सोने के बारे में नहीं जानती है। तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे तो सोने के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं तो अपनी स्वतंत्र लाइफ में खुश हूँ, तो मुझे सोने होने से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो यहाँ घूमती हुई आ गई थी कुछ देर के लिए और मैं शाम को अपनी माँ के पास चली जाऊँगी। अब माधव दास जो है वो अपने ठाट बाट के बारे में चिड़िया को बताता है कि मैं कितने ठाट बाट से जीवन व्यतीत करता हूँ, मेरे इतने नौकर चाकर हैं, इस तरह से मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा, तुम तो यहाँ पे महारानी की तरह रहोगे। लेकिन फिर भी चिड़िया उसकी बातों को नहीं मानती है। अब वो नहीं मानती है तो
माधवदास क्या करता है कि अपने नौकर को इशारा करके बुला लेता है, और नौकर को इशारा करके बुलाता है तो उसका नौकर जो है वो उसे इशारों में समझाता है कि तू पीछे से जाके इस चिड़िया को पकड़ ले और फिर हम इसे एक पिंजरे में बंद करके रखेंगे, जिससे ये रोज हमारा मन बहलाती रहेगी। अब नौकर जो है वो पीछे से जाके चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे ही चिड़िया के पंखों पर उस नौकर का हाथ स्पर्श करता है तो चिड़िया को बड़ा अजीब लगता है, और वो एकदम से चींची करके, जैसे हम किसी पक्षी को पकड़ते हैं तो एकदम से चिल्लाता है तो हमारे हाथ जो है वो थोड़े से कांपने लग जाते हैं, वो फड़फड़ाता है। तो ऐसे ही वो चिड़िया चिल्लाई और वो एकदम से उसके हाथ से निकल करके भाग जाती है, और वो रोती रोती कहाँ जाती है? अपनी माँ के पास चली जाती है। और माँ के पास जाने के बाद चिड़िया क्या करती है भाई? अपनी माँ से लिपट करके बहुत देर तक रोती है, और उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, आज तू कैसे डर के आ गई है, किसने तुझे डांटा है, किसने तुझे मारा है। अब उसकी माँ उससे इस तरह से बातें करती है। अब इस तरह की बातें करती है तो चिड़िया रोती रोती रुकती नहीं है, सूखती रहती है, और वो ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। उधर सेठ माधवदास चिड़िया को हाथ से निकाल करके वो प्रायश्चित करता है कि वो यहाँ बैठी थी तब तक तो मेरा मन कम से कम बहल रहा था, ये मैंने क्या किया। और इस तरह से वो चिड़िया वहाँ से निकल करके चली जाती है। तो हमें इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है कि हमें हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य धन दौलत हो जाओ, लेकिन हम कभी खुशी को नहीं खरीद सकते। माधवदास की खुशी किसमें थी? उस चिड़िया में थी, लेकिन चिड़िया ने उसके पैसों के, धन दौलत के, लाल जो हीरे पन्ने जवाहरात जो भी सोना चांदी देना चाहा, उसने सब चीज़ों को ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने आप को उसके अधीन नहीं किया। तो पहली बात तो हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें जो आत्मसंतुष्टि है उसमें ही खुशी देखनी चाहिए। हम खुशी को पैसे से नहीं खरीद सकते। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि पशु पक्षियों की भी अपनी एक लाइफ होती है। जब हम अपनी खुशी के लिए किसी को कैद करके रखते हैं तो उसकी भी खुशियां होती हैं, हमें उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमें कभी भी किसी पशु पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उनका स्वतंत्र जीवन होता है तो उन्हें उनके स्वतंत्र जीवन में छोड़ देना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर की शिक्षा। अब इस चैप्टर को आप रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें से शब्दार्थ जो लिखवा रखे हैं आपकी नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं, और भी जब आप इस चैप्टर को रीड आउट करोगे तो इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करोगे, उनको याद करोगे। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीटली रीड आउट करना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। दूसरा चैप्टर है आपका कौन सा? अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव जो है वो क्या होता है भाई? अपूर्व अनुभव एक ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हो, पहले कभी प्राप्त नहीं किया गया हो। पहले कभी कोई कार्य नहीं किया गया हो, पहली बार में कोई ऐसा कार्य किया जाए जैसे वो ऐसे लगे कि ये कार्य शायद बहुत पहले किया गया है। तो ऐसा अनुभव क्या कहलाता है? अपूर्व अनुभव कहलाता है। तो ऐसा ही एक अपूर्व अनुभव एक छोटी सी लड़की तोतो चान ने कर दिखाया था, जिसे देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। तो इस पाठ का नाम शीर्षक अपूर्व अनुभव क्यों रखा गया? क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया था जो पहले वेल सेटल होने के बाद भी लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा उसने बिना किसी एक्सपीरियंस के कार्य करके दिखाया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अपूर्व अनुभव। इस
जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी इस चैप्टर की लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी और इसका अनुवाद किया है तेत्सुको कुरियानागी जो है वो एक जापान की लेखिका रही हैं और इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है वो किसने किया है भाई? पूर्वा याग्निक कुशवाहा ने इसका हिंदी अनुवाद किया है वो किसने किया है? पूर्वा याग्निक कुशवाहा ने। पूर्वा याग्निक कुशवाहा ने इसे जैपनीज भाषा से हिंदी में कन्वर्ट किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? तोतो-चान जो है वो जापान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें बच्चों की कहानियाँ या कई शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है। तो उसमें से हमने इस चैप्टर को, लेखक ने इस चैप्टर को उठाया है अपूर्व अनुभव को, जिसमें जो तोतो-चान नामक जो लड़की है वो लेखिका है और उस लेखिका ने अपने बचपन के एक एक्सपीरियंस को हमारे सामने शेयर किया है, अपने बचपन की एक घटना को, एक अनुभव को उसने हमारे सामने शेयर किया है कि उसने बचपन में कैसा क्या कार्य किया था। तोतो-चान एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है और उनका स्कूल जो है वो आजकल के हमारे स्कूलों की तरह नहीं है, बल्कि पहले किस तरह के स्कूल होते थे उनका स्कूल जो है वो रेल के डिब्बे की तरह है। उसका मेन गेट जो है वो बड़े पेड़ों से मिलके बना हुआ है और खुले वातावरण में उनका स्कूल बना हुआ है। अब वो स्कूल जाती है तो तोतो-चान ने वहाँ पे तोमोई नामक शहर में वो पढ़ने जाती है और तोमोई नामक शहर में एक मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ के प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ स्वतंत्र रूप से मिला हुआ है जिस पर उसका अधिकार है। वो उस पर कैसे भी चढ़ सकता है, उसके फल खा सकता है, उसकी छाया में बैठ सकता है, उसे उस पर चढ़ने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो सभी बच्चों को स्कूल में एक एक पेड़ मिला हुआ है। वहीं पे तोतो-चान का एक दोस्त है यासुकी-चान जो पोलियो से ग्रस्त है, जो जिसको पोलियो हो रखा है। पोलियो क्या होता है भाई? पैरालिसिस, जिसमें आपके शरीर के अंग जो होते हैं वो काम करने बंद कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनमें नहीं होता है। तो उस बच्चे को यासुकी-चान को पोलियो की बीमारी है जो तोतो-चान का बहुत अच्छा दोस्त है। अब तोतो-चान की प्रबल इच्छा है कि वो भी, अब उसके दोस्त तोतो-चान के दोस्त यासुकी-चान की भी इच्छा है कि वो भी अन्य बच्चों की तरह क्या करेगी? पेड़ पे चढ़ के और पेड़ को देखे और वो भी प्रकृति का आनंद ले। अब तोतो-चान को अपने दोस्त से बहुत प्रेम है और वो उसकी हर इच्छा को पूरा करना चाहती है, इसलिए तोतो-चान ने एक प्लान किया कि वो यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाएगी और उसकी इच्छा को पूरी करेगी। वो उसकी खुशी के लिए ये कार्य करेगी। अब इस कार्य के बारे में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि वो किसी को ये बात बताती तो उसे ऐसा कोई करने नहीं देता, क्योंकि लोग मना करते कि उस लड़के को तो पहले ही पैरालिसिस पोलियो है, उसके शरीर के अंग काम नहीं करते, तो उसे ऊपर कैसे चढ़ाएगी? ये तो बहुत जोखिम भरा कार्य है, खतरनाक कार्य है, तो उसे कोई और नुकसान हो सकता है, इसलिए तुझे ऐसा नहीं करना है। तो फिर उसने ये बात किसी से शेयर ही नहीं की, किसी को बताया ही नहीं। अब वो छुट्टी, जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी तो उसने प्लान बनाया कि अब स्कूल में भी कोई नहीं मिलेगा और हमें कोई गर्मी में देखने वाला भी नहीं है, तो अब हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
अब उसने घर से प्लान बनाया, अपनी मम्मी को बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और उसने अपनी मम्मी को कोई बातें नहीं बताई। अब उसका एक दोस्त और था, रॉकी। जिस रॉकी को उसने ये कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ और हमारा ये प्लान है। तो रॉकी को बातें पता चल गई। अब तोतो चान ने अपने प्लान के अनुसार अपने दोस्त को बुला लिया। तो उसने अपने दोस्त को, यस्की चान को बुला लिया और फिर वो उसे उस बगीचे में ले गई जहाँ पे उसे पेड़ मिला हुआ था। अब उस पेड़ के पास जाने के बाद उसे क्या पता चला कि यहाँ पे तो चढ़ना मुश्किल है, अब तो इसे कैसे चढ़ाएगी। तो उसने एक प्लान बनाया कि चौकीदार के झोपड़ी में, चौकीदार की जो कुटिया थी, जो रूम था, उसमें एक सीढ़ी रखी हुई थी। तो वो वहां से सीढ़ी लेके आती है। अब सीढ़ी लेके आती है वो, और उस सीढ़ी को कहाँ लगाती है? इस तरह से इस पेड़ के ऊपर लगाती है। ये है तोतो चान का पेड़। इसमें तो वो इस पेड़ के सहारे सीढ़ी को लगा लेती है। अब सीढ़ी को वो ऐसे लगाती है तो क्या होता है कि जो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाती है और उस यासुकी चान से उस पर नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि उसका शरीर तो बिल्कुल पैरालाइसिस से पीड़ित था। उसके हाथ पैर काम ही नहीं करते थे, उसके हाथ जो थे वो इस तरह से अकड़े उकड़े रहते थे, तो उनसे सीढ़ी पे नहीं चढ़ा गया। तो फिर उसने जैसे ही उसके पास आने की कोशिश की, उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे नहीं चढ़ा गया। तो उसने क्या सोचा कि ये तो बड़ी दुखद घटना हुई कि भाई अब इससे चढ़ा नहीं जाता है, तो फिर क्या किया जाए। तो उसने एक और प्लान सोचा कि एक वहां पे तिपाही सीढ़ी थी, वो तिपाही सीढ़ी लेके आती है। तिपाही सीढ़ी कैसे होती है भाई? ऐसे, जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया कि तिपाही सीढ़ी हो गई। अब इसके ऊपर आप कैसे भी चढ़ सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप लगा के इस साइड से भी चढ़ सकते हो, इस साइड से भी चढ़ सकते हो। अब वो उस तिपाही सीढ़ी को लेकर के आती है और पेड़ के पास लगा देती है। अब पेड़ के पास लगाने के बाद भी उससे तो यासुकी चान से तो नहीं चढ़ा जाता है। अब वो क्या करती है कि उसे कोशिश करके और तिपाही सीढ़ी पे चढ़ाती है, और फिर आप पेड़ के ऊपर चढ़ करके और उस तिपाही सीढ़ी से उसका हाथ पकड़ करके उसे ऊपर की तरफ खींचती है, जो रगड़ता हुआ उस पेड़ की छाल के साथ रगड़ता हुआ ऊपर की ओर जाता है। लेकिन ऐसा करने में उसे यासुकी चान को जो रगड़ने से जो पेन हो रहा था वो उसे भूल गया, और तोतो चान को भी इतनी भयंकर गर्मी में ये सब सामान जुटाने में जो तकलीफ हो रही थी वो सब चीजें भूल करके और केवल अपने टारगेट के पीछे लगी हुई थी कि उसका उद्देश्य था कि उसे यासुकी चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। तो वो उस कार्य में गर्मी, भूख, उसके माथे से पसीना बह रहा था, वो सारी चीजें भूल चुकी थी। और उसके इस भ्रशक प्रयास को देख करके यदि कोई बड़ा आदमी उसे देखता तो वो भी शायद उस घटना को देख करके बहुत जोर से चिल्लाता कि तू ये क्या कर रही है, यानी कि उसे भी वो बहुत जोखिम भरा कार्य लगता, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा। और फिर उसने अपने दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ाया और द्विशाखा के ऊपर यहाँ पे उसने बैठा दिया। अब यहाँ बैठाने के बाद भी यासुकी चान ने अपना मुंह लटकाए रखा, क्योंकि यहाँ से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो तो ऊपर चढ़ करके
पूरी नेचर को, पूरी प्रकृति को, पूरे बगीचे को देखना चाहता था। फिर उसने यासुकी चान को क्या किया कि वहां से हाथ पकड़ करके और ऊपर की तरफ खींच करके और ऊपर की टहनी पर बैठा दिया। और ऊपर की टहनी पर बैठाने के बाद यासुकी चान बहुत खुश हुआ और दोनों दोस्तों में आपस में बातचीत होने लगी, दोनों बात करने लगे। फिर यासुकी चान अपनी बहन, जो उसकी बहन अमेरिका में रहती है, उसके बारे में बताने लगता है। उसकी बहन उसके लिए क्या लाती है, टेलीविज़न लाती है, टेलीविज़न के बारे में बताता है। अब टेलीविज़न में जो सुमो पहलवान की कहानी बनाता है तो यासुकी चान और तोतो चान ये सोचती है कि सुमो पहलवान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब वो टीवी के अंदर कैसे आएंगे। उसे ये नहीं पता है कि ये तो चित्र मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सुमो पहलवान टीवी इतना छोटा है और सुमो पहलवान इतने बड़े हैं, वो तुम्हारे इतने से बक्से में कैसे आएंगे। तो इस तरह की बातें उनके बीच में चलती रहती हैं और वो दोनों ही दोस्त बड़े खुश रहते हैं। तो ये जो अपूर्व अनुभव था, ये तोतो चान के लिए एक पहला ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसने सारी चीज़ें ऐसे वेल सेटल तरीके से की जैसे उसने पहले से प्लानिंग कर रखी हो। तो ये था आपका पाठ अपूर्व अनुभव। इस घटना से, इन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं कि परिस्थितियां जो होती हैं आदमी की, वो हमें एक अच्छी राह दिखा देती हैं। जैसे आपने कौवे वाली स्टोरी पढ़ी होगी ना, कि एक बार एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी और क्या था कि उसने देखा कि एक बाग में एक जग रखा है या एक मटका रखा है। तो उसने सोचा कि उसमें पानी होगा। अब उसमें पानी तो बहुत कम पानी था, तो बहुत कम पानी था, तो फिर कौवे की जो बीक थी, चोंच थी, वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कौवे ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, पानी भी मिला और प्यास भी नहीं बुझी, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर कौवे ने सोचा कि कोई ना कोई प्लान ऐसा बनाया जाए कि पानी तो पिएंगे तभी जिएंगे। तो कौवे ने देखा कि उसके पास कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। अब उसने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि पानी ऊपर आ जाए। तो उसने एक एक करके कंकड़ पानी में डाले। जैसे आपने कभी साइंस में एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि ग्लास, पानी का ग्लास लो आप, तो उसमें आप जैसे ही कोई ठोस चीज़ डालोगे, सॉलिड कोई डालोगे उसमें, तो जितना जो आकार, जितना जो एरिया वो सॉलिड चीज़ घेरेगी, उतनी जगह नीचे से खाली होगी, तो पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो कौवे ने भी, कौवा बड़ा साइंटिस्ट था, उसने अपना एक साइंटिफिक लॉजिक लगाया। पानी में क्या डाले, कंकड़ डाले, और कंकड़ जब डाले तो पानी क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर आया और कंकड़ नीचे की तरफ जाते गए। तो जैसे ही कंकड़ नीचे गए तो पानी का लेवल ऊपर उठा, पानी का लेवल ऊपर उठा, तो फिर कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो शिक्षा क्या है उस स्टोरी की, उस कहानी की क्या शिक्षा है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। जहाँ हम चाहते हैं वहीं हम अपनी राह ढूंढ सकते हैं। बशर्ते ये है कि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हमारे माइंड में कुछ करने की एक ललक होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी इम्पॉसिबल काम को हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो इस पाठ का भी यही उद्देश्य था कि कोई भी कार्य जो है वो जब इंसान सोचता है तो उसे करके दिखाता है, और उसे करने के लिए जब वो ठान लेता है तो उसके सामने उसके ऑप्शन स्वतः ही खुल जाते हैं, उसके विकल्प उसके सामने स्वतः ही खुल जाते हैं, उसके रास्ते उसे बहुत सारे नज़र आते हैं। और परिस्थितियाँ जो होती हैं वो इंसान को कुछ ना कुछ अलग से करने के लिए सिखाती हैं। तो ये था आपका चैप्टर अपूर्व अनुभव। इस चैप्टर को कम्प्लीटली रीड आउट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से बन सकते हैं वो आप प्रैक्टिस वर्क में उन्हें लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे,
ताकि आपको आने वाले आगे जो आपका पोस्ट मिड टर्म एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो आपको चैप्टर कंप्लीटली रीड आउट करना है, कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं आपको, कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका आए तो आप उसका आंसर दे सकें। ओके, थैंक यू, बाय। यदि कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन डाउट क्लास।